देखो चैप्टर है SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सबसे पहले ये देखो कि इस केस में ये जो स्प्रिंग है ये क्या कर रहा है, परफेक्ट SHM कर रहा है। क्या कर रहा है ये, परफेक्ट SHM यानी कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अगर स्मूथ फ्रिक्शन नहीं होगा या फिर एयर होगी तो उस केस में SHM नहीं होगी, वो डंपिंग ऑसिलेशन होगी। पहले तो करेगा SHM, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। वो डंपिंग ऑसिलेशन है, वो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो एक इस पे रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, ना एयर है, तो ये रुकेगा नहीं, परमानेंट ये ऐसे ऐसे SHM करता रहेगा। मान लो पहले तो क्या था, रेस्ट में था, आपने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो ये क्या करता रहेगा SHM। तो उस केस में यानी कि यहाँ तक जाएगा, इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फिर दोबारा से मीन पोजीशन, ये इसके बीच वाली इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और ये क्या होगी इसकी राइट एक्सट्रीम, और दोबारा से इधर आएगा, फिर ये क्या हो जाएगी इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम। हमेशा जो स्प्रिंग SHM करता है वो इस तरीके से मीन पे होगा, फिर राइट पे, फिर दोबारा से मीन पे आएगा, फिर लेफ्ट पे, फिर मीन पे, राइट पे, ऐसे ऐसे हमेशा के लिए क्या करता रहता है SHM। यानी कि इस केस में हर एक साइकिल पूरे करना, साइकिल मतलब कि मीन से राइट पे जाएगा, राइट से मीन, मीन से लेफ्ट, लेफ्ट से मीन, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाएगी इसकी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और हर साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस केस में यानी कि तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि अगर एक स्प्रिंग जो है SHM करता है, परफेक्ट SHM करता है, तो उसके एक साइकिल जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रूट m के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट m के। यानी कि मास अगर मान लो m था तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रूट m। अगर मास, सेम टू यू, थैंक यू सो मच। अगर मास को डबल कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। आपको नहीं मिली बुकलेट, मास को अगर क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स। अगर मास को आपने, अब आवाज नहीं आनी चाहिए हम दोनों की, मास को अगर 3 गुना कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली उन्होंने करके देखा कि मास की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। वो क्या डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट कि वो कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट है, उसको SHM करवाना कितना इजी है, उसको डिस्टर्ब करना। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस केस में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही कम आएगा, वो कम एम्पलीट्यूड तक जाएगा। यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से राइट पोजीशन के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए के बराबर होता है। और इधर मीन से लेफ्ट में के बीच में भी ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उस केस में उन्होंने देखा कि टाइम पीरियड क्या आ रहा है, कम आ रहा है उस केस में। तो यानी कि टाइम पीरियड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, √2k के। यानी कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डबल कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड इन दोनों इक्वेशन से टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा इसके √m/k, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है 2π। तो टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2π√m/k। m यहाँ पे मास होगा इस ब्लॉक का, और k क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक साइकिल का मतलब है कि मीन से राइट, राइट से मीन, मीन से लेफ्ट, और लेफ्ट से मीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। उसका टाइम पीरियड कितना होगा, t = 2π√m/k, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसमें मीन से लेके राइट के बीच का जो मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम कितना ये डिफॉर्म करता है, मीन से आगे कितना जाता है, वो क्या हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक। क्या कह रहे हो, हाँ 3.14 ले लो आप। अब इस केस में क्या बोल दिया कि एक स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया, तो इस केस में कई स्टूडेंट सोचते हैं कि इसके ऊपर mg लगेगा, उसकी वजह से इसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके भी टाइम पीरियड 2π√m/k होगा, इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k। यानी कि टाइम पीरियड सीधा दो ही बातों पे डिपेंड करता है, मास क्या होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। अब इस केस में mg की वजह से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बट इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब कि ज़्यादा लंबी डिस्टेंस यानी कि ऐसे जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा mg की वजह से, बट टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सोचते हैं कि इसके में डेरिवेशन भी प्रॉपर करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आता mg की वजह से, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने देखा कि दो ही चीजों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, किस पे, मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या आ जाएगा, 2π√m/k। इस केस में ऐसे उल्टा कर दिया इसी को, तो इसको ऐसे दबाओगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मीन पोजीशन, ये राइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट। तो ये ऐसे ऐसे SHM करेगा, तो इसका टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा, t = 2π√m/k,
ठीक है, यानी कि इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा mg की वजह से। ये बताना कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मत सोचना कि इसमें तो mg लगेगा, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो यही फॉर्मूला लगेगा 2π√m/k। ठीक है क्या हो गया? अब इस केस में क्या दे दिया कि इंक्लाइन प्लेन ऐसे रख दिया, तो इस पे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग जाएगा, mg sin थीटा। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में रफनेस तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि रफनेस होगी तो वो एसएचएम नहीं होगी, वो एसएचएम तो होगी पर वो डंपिंग ऑसिलेशन होगी, कि डंपिंग है यानी कि ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। बट वो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, पहले था बट उसकी क्वेश्चंस आपको देखोगे तो कई सालों में मिल ही नहीं रहा, और अब वो सिलेबस से ही हटा दिया। ठीक है, यानी कि पहले उसके क्वेश्चन था सिलेबस में बट उसके क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब वो सिलेबस से भी हटा दिया। ठीक है, तो इस केस में यानी कि mg sin थीटा इसकी वजह से भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने का ऐसा ही होगा, यानी कि एसएचएम करेगा ऐसे, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/k। यानी कि सीधा बात है कि केसेस इस बात को दिखाने के लिए कि अगर इस तरीके के भी कोई क्वेश्चन दे दे और फिर टाइम पीरियड पूछ ले, तो आप ये मत सोचना कि इसमें mg sin थीटा इसके कंपोनेंट लूंगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही होगा 2π√m/k। ठीक है, इसमें भी कितना आ जाएगा, अगर एक एलिवेटर है उसमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब क्या दे दिया, एक ब्लॉक होगा और एक स्प्रिंग है। अब ये एलिवेटर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, बाहर जाके पी लो। इसमें एक एलिवेटर में क्या दे, स्प्रिंग मास सिस्टम वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, t = 2π√m/k। इसमें एक्सेलरेट कर रहा है तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड यही आएगा 2π√m/k। यानी कि दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और के पे। मास सेम रह रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, यही रहेगा। ठीक है, अब किस में अलग होगा वो भी आगे सीखेंगे, बट ये एक ही है कि अगर एक लीनियरली एसएचएम कर रहा है तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक होता है ओसिलेशन, एक होता है एसएचएम। ओसिलेशन में तो क्या होगा कि वो हर एक साइकिल अपने पाथ को रिपीट करेगा और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। एसएचएम में बट ऐसा नहीं है, एसएचएम में मीन से राइट तक जाते में स्पीड डिक्रीज होती है और कोई पर्टिकुलर फंक्शन साइन के फंक्शन में डिक्रीज इंक्रीज होती है। फिर मीन से राइट से मीन आएगी तो इंक्रीज हो जाएगी, फिर मीन से लेफ्ट में जाओगे डिक्रीज होती है, लेफ्ट से मीन में इंक्रीज होती है, मीन पे मैक्सिमम होती है। तो यानी कि बट वो भी क्या होगी, लीनियरली एक ही बात है, लीनियरली एसएचएम करेगा तो हर एसएचएम को ओसिलेशन बोल सकते हो, बट ओसिलेशन को एसएचएम नहीं बोल सकते आप। ठीक है, क्या यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, अब इसमें भी क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही होगा, t = 2π√m/k। ठीक है, इस केस में भी ब्लॉक एलिवेटर है, उसमें क्या रख दिया, इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग मास सिस्टम और ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके ऊपर भी टाइम पीरियड यही आ जाएगा 2π√m/k। कई बच्चे सोचने लगे कि एलिवेटर अब एक्सेलरेट कर रहा है, सूडो फोर्स लगेगा, mg sin थीटा भी लगेगा तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होगा 2π√m/k। बस मास और k आपको पता होना चाहिए, तो टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा। वो एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट पड़ सकता है, कोई पूछेगा टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, वो एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो जाएगा उस केस में। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, सोचेंगे कि चार्ज भी दे दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा QE का। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग जाएगा QE का। इसी में यानी कि एक सोचेंगे mg लग जाएगा, एक क्या लग जाएगा QE, दो फोर्स लगी है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, यही 2π√m/k। या आप सोचो ये सब में है ही सेम, तो बताई क्यों रहे, क्योंकि अगर मान लो पहली बार सामने आएगा तो सोचेंगे कि इसमें कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट क्या आएगा, लगना यही है 2π√m/k। ठीक है, अब इस केस में क्या होना चाहिए, अब दो स्प्रिंग है तो ये दोनों स्प्रिंग जो हैं किस में, पैरेलल में है, तो उस केस में k इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो k1 + k2 आ जाती है। k इफेक्टिव कितना आ जाएगा,
K1 प्लस K2 अगर पैरेलल में है तो जो कैपेसिटर के केस में होता है कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो K इफेक्टिव होता है, C इफेक्टिव होता है C1 प्लस C2। तो इस केस में रेजिस्टेंस वाला नहीं होता, कैपेसिटर वाला होता है। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो K इफेक्टिव क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। तो फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, T इक्वल टू 2/√m में अब K की जगह K इफेक्टिव आ जाएगा और K इफेक्टिव की वैल्यू ये पुट कर दोगे K1 प्लस K2। तो यानी कि फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें 2/√m में K1 प्लस K2। ठीक है, तो पता कैसे लगेगा कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में। अब इस ब्लॉक को आप खींचोगे तो उस केस में मान लो आपने 1 मीटर खींचा तो 1 मीटर ये खींचेगा, 1 मीटर ये खींचेगा। अगर ब्लॉक को डिस्टर्ब करने से इसमें डिफॉर्मेशन मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया तो स्प्रिंग में भी क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। और एक्स की वैल्यू मान लो 1 मीटर है तो 1 मीटर ये खींचेगा, 1 मीटर ये खींचेगा। अगर डिस्टर्ब करने से, डिफॉर्मेशन लाने से, अगर दोनों जितने भी स्प्रिंग जुड़े हुए हैं अगर उनमें इक्वल डिफॉर्मेशन आ रहा है, जितना आपने खींचा हर एक में उतना ही आ रहा है, तो वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इसको खींचोगे तो 1 मीटर इसमें आएगा, 1 मीटर ही इसमें आएगा, तो वो किस में होंगे, पैरेलल में। देखने का तरीका होता है कि वो पैरेलल में है या नहीं है। तो डिफॉर्मेशन अगर बराबर आए तो वो किस में होंगे, पैरेलल में। और के इफेक्टिव क्या आ जाएगा उस केस में, K1 प्लस K2। ठीक है, अब इस केस में ये क्या लग रहे हैं, इसमें पैरेलल में है कि सीरीज में, पैरेलल में। ये पैरेलल में क्यों है, देखो अब सीधा देखते तो ये पता लगेगा कि पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, बट ये सीरीज में नहीं है, ये भी क्या है, पैरेलल में। मान लो कि आपने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया तो 1 मीटर इधर अगर आपने दबाया तो ये 1 मीटर दब जाएगा और ये 1 मीटर खींच जाएगा। डिफॉर्मेशन तो बराबर आया। डिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा खींचने से जो डिफॉर्मेशन आता है आप उसको ओरिजिनल पोजीशन से आप दबा दोगे, कंप्रेस कर दोगे तो भी तो डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो दोनों में बराबर आएगा, जितना आप इसको दबाओगे उतना ही क्या हो जाएगा, खींच जाएगा। तो उस केस में डिफॉर्मेशन क्या आ रहा है, दोनों केस में बराबर। तो ये किसमें है, पैरेलल में। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका, 2/√m में K इफेक्टिव की वैल्यू K1 प्लस K2। ठीक है, इसका कितना जाएगा, ये भी किसमें है, पैरेलल में। कितना जाएगा K इफेक्टिव, सबको प्लस कर दोगे तो 2/m में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 प्लस K6, यह आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड। अभी किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी, तो टाइम पीरियड का रिवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि न्यू जो होगा वो 1/t होता है। न्यू क्या हो जाएगा, 1/t। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी बताओ इस पूरे सिस्टम की, तो वो कितनी हो जाएगी, टाइम पीरियड निकाल लो उसका रिवर्स कर दो, वही क्या आ जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि 1/2π रूट में K/m आ जाएगा। ठीक है, तो एक अगर पूछ ले तो दूसरा बता सकते हो। हर केस में दो चीज आप निकाल सकते हो, पता लगे कि फॉर्मूला तो एक ही लगना है, 2π√m/K। ये टाइम पीरियड का है, इसका रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में हैं, पैरेलल में। तो अब सीरीज में है कौन से, ये अब किस में है, सीरीज में। ये भी किसमें, सीरीज में, और ये भी किसमें है, सीरीज में। अब इसको आप खींचोगे, मान लो आपने 1 मीटर खींचा तो जरूरी नहीं है ये भी 1 मीटर खींचेगा, ये भी 1 मीटर खींचेगा। इस केस में दोनों मिला के 1 मीटर खींचेंगे। मान लो ये 0.6 मीटर खींचा तो ये कितना खींचेगा, 0.4। दोनों का सम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 मीटर के इक्वल। तो ये किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में है तो K इफेक्टिव आ जाएगा 1/K इफेक्टिव इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये लिखोगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका, T इक्वल टू 2π√m में K इफेक्टिव। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 2π√m इंटू में 1/K इफेक्टिव, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो 1/K इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1 प्लस 1/K2। यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा T इक्वल टू 2π√m इंटू में 1/K1 प्लस 1/K2। या फिर सीधा वैल्यू K इफेक्टिव की निकाल लो, फिर पुट कर दो चाहे। ठीक है, तो आपके पास अगर सीरीज में है तो K इफेक्टिव कितना होगा, 1/K इफेक्टिव इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। कोई डाउट? अब ये भी चारों की चारों किस में है, सीरीज में। तो K इफेक्टिव कितना आ जाएगा इसका, सर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√m इंटू में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4। क्या आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड। ठीक है, कोई डाउट?
सो सीरीज में और पैरेलल में बस ये ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल में है तो के इफेक्टिव डायरेक्ट ऐड कर दो k1 प्लस k2, अगर सीरीज में है तो के इफेक्टिव 1 बाई के इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये जो फर्स्ट केस था उस जैसा ही है, इसको क्या करो यहाँ से उठा के ऐसे सीधा रख दो, क्या बन जाएगा, लीनियर ही बन जाएगा। पुल्ली की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ा और ऐसे उठा के ऐसे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही बन गया। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय में k, यही होगा। ये इसका क्या आएगा, ये किस में आ जाएंगे, सारे सीरीज में। तो क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे सीरीज में तो के इफेक्टिव निकालोगे, यानी कि क्या आ जाएगा, इसको ऐसे रखोगे तो सारे के सारे किस में, ये सीरीज में ऐसे उतारो और इसको ऐसे रख दो सीधा। तो यानी कि पुल्ली भी लगे हुए देख के भी ये नहीं लगेगा कि क्या ही आएगा इसका टाइम पीरियड, तो सेम ही होगा 2 पाई रूट m बाय के, यानी कि t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m इंटू में 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3, ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड। ठीक है, ये नोटबुक लेना मिस्टेक है, ये नोटबुक ले लो, वो वाली, ये जो अभी रखी है आपने, ले लो ले लो, पास कर दो। अब उसी में लिखना है, ये किसमें, सारे के सारे सीरीज में। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई रूट m इंटू में 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। कोई डाउट? अब देखो ये तो सारे के सारे क्या थे, रब हो गया वो, तो किसका बताना बताओ। अब इसमें देखो, अब तो सारे क्या थे, लीनियर एसएचएम कर रहे थे। ठीक है, सारे डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या हो रही थी, लीनियर एसएचएम हो रही थी। इस केस में ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये लीनियर एसएचएम नहीं होगी, इसमें एंगुलर एसएचएम होगी, यानी कि थोड़ा कर्वी पाथ बनेगा। अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे करेंगे एसएचएम, जैसे घड़ी में वो नीचे पेंडुलम होता है, वो क्या करता है, एंगुलर एसएचएम करता है। तो वो मीन पोजीशन होती है राइट लेफ्ट, ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहता है। ठीक है, तो सेम इसमें एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। t इक्वल टू 2 पाई रूट आई नोड बाय में mgd। अगर लीनियर एसएचएम का है तो आपको सीधा लगाना है 2 पाई रूट m बाय के, बट एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन दिख जाए, वो ऐसे एसएचएम करा, मतलब एक जगह से फिक्स कर दिया, फिर डिस्टर्ब करके देखोगे तो एक कर्वी पाथ बन रही है उसमें। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 पाई रूट आई नोड बाय में mgd। इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत आपको लगती है तो आप पूछ सकते हो, सेकेंडरी क्लास में करवा देंगे उसको कि भाई मेरे को तो डेरिवेशन ही चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट आई नोड बाय में mgd। 2 आई नोड यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सस्पेंशन पॉइंट। सस्पेंशन पॉइंट मतलब कि जहाँ से उसको फिक्स कर रखा है, जिस एक्सिस, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट, मान लो इस पेन को यहाँ से फिक्स कर दिया और ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सस्पेंशन पॉइंट। तो इस पूरी रोड का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओगे, इस एक्सिस के अबाउट बताओगे। ठीक है, तो यानी आई नोड लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट। m यहाँ पे पूरे सिस्टम का मास होगा, m क्या होगा, पूरे सिस्टम का मास, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और d होगा गैप बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ मास। अब मान लो ये रोड है तो इसका मास जो गैप क्या ले हम, तो उस केस में ये सस्पेंशन पॉइंट था, इस पूरे रोड का मास क्या मान लेंगे, सेंटर में। तो इस सेंटर ऑफ मास और इसके बीच का गैप लोगे। जैसे हम रोड की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो हम L क्या लें, हर एक पॉइंट पीस की जो पोटेंशियल एनर्जी अलग लगाएगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप ले लेते हैं। अगर एक रोड है, लेंथ L है, मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 होती है। तो सेम इसमें क्या लोगे, सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप लेते हैं d। तो आई नोड क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m यहाँ पे पूरे सिस्टम का मास है। ठीक है, और d क्या हो जाएगा, गैप बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो इसी फॉर्मूले से। एक होलो स्फीयर दे रखा, मास m है, रेडियस r है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है आपको l। ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, इसका खुद का कोई मास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², सेंटर के अबाउट। तो आपको निकालना है सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट।
ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, t इक्वल टू 2 पाई आई नोड की जो वैल्यू है, अगर इसकी सेंटर में से अगर एक्सिस पास कर रही है ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। कितना होता है 2/3 mr²। बट निकालना किसके अबाउट है, इसके अबाउट, तो क्या लगा दोगे इसमें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि IP इक्वल टू ICM प्लस MD²। ICM होता है सेंटर ऑफ मास अबाउट, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना हो जाएगा 2/3 mr² प्लस m की वैल्यू, इसका मास m है, इंटू में d क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस r है और ये क्या है l है, तो क्या आ जाएगी l प्लस r का स्क्वायर। ये आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलोस्फीयर अगर है, मान लो कि एक होलोस्फीयर दे दिया, तो इसके अगर सेंटर से पास करी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr²। अब मान लो इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, तो ये गैप दे दिया मान लो d, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये मान लो ICM होगा और ये गैप d दे रखा है, इस पूरे सिस्टम का मास m है, तो कितना आ जाएगा, I की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी एक्सिस की, ICM यानी कि m 2/3 mr² प्लस में MD²। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई रूट आई नोड की वैल्यू क्या होगी 2/3 mr² प्लस m इंटू में l प्लस r का स्क्वायर डिवाइड बाय में m g, और d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे l प्लस r। सेंट्रो मास ये होगा इसका l, और यहाँ से लेके यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक क्या है l, तो कितनी आ जाएगी l प्लस r। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ, स्क्वायर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि होलोस्फीयर है तो उसके सेंटर ऑफ मास के बाद जो एक्सिस है उसके बाद कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। और फिर ये बताना चाहिए कि यहाँ इसके अबाउट निकालना है तो कैसे निकालें, तो वो निकलेगा किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। किससे निकल जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। IP इक्वल टू ICM प्लस MD²। ICM यानी कि सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस में मास इनटू में गैप बिटवीन जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो, हमें चाहिए इसके अबाउट, तो गैप यहाँ सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ तक का गैप हो जाएगा r प्लस में l। समझ में आ गई ये क्वेश्चन? किसी को किस दोबारा पूछना हो तो बता दो, पूछना है किसी को दोबारा? देखो इसमें t इक्वल टू 2 पाई, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी एंगुलर सिस्टम में, तो वो पता होना चाहिए। होलोस्फीयर है तो अगर एक्सिस ऐसे सेंटर से पास कर रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/3 mr²। मैंने कहा था बट इसमें चाहिए क्या, सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट हमें चाहिए, इसके इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस मान लो ऐसे पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो एक एक्सिस ऐसे है जो यहाँ से पास कर रही है, इसमें ये मान लो एक एक्सिस तो यहाँ से पास कर रही है और एक ये, हमें चाहिए इससे ऊपर वाली एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट है 2/3 mr²। ठीक है, इसके अबाउट निकालना है तो 2/3 mr² प्लस में करोगे मास इसका, पूरे इस सिस्टम का मास प्लस में जो गैप होगा इन दोनों एक्सिस के बीच का, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2/3 mr² प्लस m इंटू में, यानी कि 2/3 mr² प्लस m इंटू में l प्लस r का स्क्वायर डिवाइड बाय में m g, d की वैल्यू क्या होगी इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप, यानी कि सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस के बीच का गैप, यानी कि l प्लस r। अब समझ आ गया? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक रिंग है इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रही है, मान लो कि यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे लटका रही, तो वो क्या हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर रखी है, ऐसे ऐसे जम कर रही है। ठीक है, तो इसके अबाउट मूवमेंट इसमें बता दो कितना टाइम पीरियड होगा। गया कितना होता है रिंग के, अगर सेंटर से एक्सिस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
mr², तो प्लस में क्या आ जाएगा mr², तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा 2mr², यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा 2π√I0 की वैल्यू। अगर सेंटर से एक्सिस पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2mr², निकालना किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2/mr², तो इसके अबाउट प्लस में क्या आ जाएगा mr², ये रेडियस कितने r के इक्वल ही है, तो कितना आ जाएगा 2mr², यानी कि 2mr² डिवाइड बाय में m g और d की वैल्यू क्या आ जाएगी r ही आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी दो एक्सिस थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। पहले ये बताना कि सेंटर से अगर एक्सिस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², हमें निकालना इस एक्सिस के अबाउट है, तो mr² प्लस में m, इनके बीच का गैप उसका स्क्वायर, तो r ही इनके बीच का गैप, तो क्या हो जाएगा mr² प्लस mr² यानी कि 2mr²। ठीक है, ये और करके दिखा दो। यानी कि दो रोड है, यहाँ से ये दोनों रोड अटैच है, एक ऐसे है और एक ऐसे, और ये ऐसे ऐसे चम कर रही है, और ये ऐसे ऐसे चम यहाँ से फिक्स कर रखी है, और ये ऐसे ऐसे चम कर रही है। तो ये बताना है कि इस पूरे सिस्टम के एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड बता दो क्या हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे चम करेंगी। अगर एक रोड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अगर सेंटर से पास कर रही है तो ml²/12, अगर एंड से पास कर रही है तो ml²/3। ठीक है, इसके अबाउट हो जाएगा ml²/12 और ये हो जाएगा ml²/3। ठीक है, अगर मिड से एक्सिस पास कर रही है, ये कि मान लो रोड दे दी, इसके सेंटर से कोई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया तो ml²/12 होगा, यहाँ से एक्सिस अगर पास करी इसके अबाउट पूछ लिया तो ml²/3 हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में कर लो ना, तो ले लो इससे, आप अपनी में कर लो सोल्व। समझ रहा हूं, इन्होंने कर लिया, दिखाना। आपको क्या पता कि इनका सही है, दिखाना भाई, देखते हैं इनका सही है कि गलत है। लास्ट पेज पे देखो किस बात है, किस स्कूटी बात है, 7 रोड से मेरा तो क्या ही बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन कर दो। t इक्वल टू 2π√m, सॉरी I0 की वैल्यू इसके खुद के सेंटर के अबाउट कितना आ जाएगा ml²/12, निकालना किसके, इसके अबाउट है, तो क्या करोगे ml²/12, ये तो इसका है, इस रोड का कितना आएगा, इसका ml²/12 प्लस ml², ये तो इस रोड का इस पॉइंट के अबाउट है। पूरे I0 यहाँ पे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट, ये तो क्या है इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट, कितना होगा, इसको खुद के सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस में क्या कर दोगे ml²। ठीक है, अब इसका इसके अबाउट कितना हो जाएगा ml²/3, तो I0 टोटल वैल्यू हो जाएगी ml²/12 प्लस ml² प्लस में ml²/3, ये आएगा I0 की वैल्यू। तो डिवाइड बाय में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इसका m पूरे सिस्टम का मास था तो 2m इंटू में g, और d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखो, इसका सेंट्रोमास तो यहाँ पे होगा इस रोड का, इसका सेंट्रोमास क्या होगा यहाँ पे होगा, दोनों का कंबाइंड सेंट्रोमास ठीक बीच में होगा,
ये है दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली लेंथ कितनी है L/2, तो ये दोनों ठीक बीच में, तो ये कितनी हो जाएगी L/4। तो कितनी हो जाएगी L/2 प्लस L/4 कितनी हो जाएगी? हाँ L/2 प्लस L/4 3L/4 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे L की वैल्यू होगी 3L/4। क्या हो गया? समझ आई है? देखो दोबारा बता दे। इस क्वेश्चन में देखो दो रोड्स हैं यहाँ पे, तो दो रोड्स का एक सिस्टम है। सिस्टम में दो रोड हैं जिसका दोनों का मास mm है, लेंथ LL है। तो इस केस में इस रोड का यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√I नोड की वैल्यू इस रोड का इसके सेंटर से अगर मिड से एक्सिस पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है। हमें चाहिए क्या? इसके अबाउट। मान लो ये रोड है ही नहीं अभी, इसका इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो mL²/12 प्लस में क्या करोगे md², तो यानी कि कितना आ जाएगा mL² प्लस में क्या आ जाएगा mL²। ये तो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट। अब इसका भी लिखना है तो क्या आ जाएगा mL²/3, तो प्लस में क्या लिखोगे mL²/3। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे सिस्टम का अबाउट सस्पेंशन पॉइंट। डिवाइड बाय में m की वैल्यू 2m, g और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस नीचे वाली रोड का सेंटर मास यहाँ पे है, इसका सेंटर मास इसके ठीक बीच में होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली रोड दे रखी है। तो ये कितनी हो जाएगी L/2 होगी। तो दोनों का कंबाइंड सेंटर मास ठीक बीच में हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी कितनी थी L/2, तो ये ठीक बीच में, तो ये कितना हो जाएगा L/4। तो L/4 प्लस L/2 कितना हो जाएगा 3L/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3L/4। ठीक है, इसका और बता दो। ओके, ये गुड इवनिंग जी। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में अगर एक्सिस सेंटर से पास करें तो 2/5 mr²। कितना होता है 2/5 mr² प्लस में md² कर दोगे तो यानी कि m इंटू में l प्लस डी आर का स्क्वायर। 2/5 mr², वो तो इसके एक्सिस में सेंटर से पास कर रही है, प्लस में क्या लगाओगे md², तो यानी कि m इंटू में r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, बाय में m g और इंटू में l प्लस r कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2π√I नोड की वैल्यू इससे अगर सेंटर से पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², बट चाहिए किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो यानी कि 2/5 mr², ये तो क्या हो गया ICM की वैल्यू प्लस इसकी ये r है और ये कितनी है l, तो m इंटू में l प्लस r का स्क्वायर, तो m इंटू में l प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में m g और d की वैल्यू क्या होगी l प्लस r। ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसी क्वेश्चन में m r की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। इसी क्वेश्चन में r की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 0। अब आंसर बताओ क्या आ रहा है? r की वैल्यू 0 पुट करनी है, पुट करो। नहीं आएगा, जब मैंने कहा 0 आता तो मैं कहती r की वैल्यू L/g आएगा। इस केस में r की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। r की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 0। तो फॉर्मूला में पुट करो t इक्वल टू 2π, ये तो r की वैल्यू 0 पुट करोगे मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो mL² हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये mL²। ठीक है, डिवाइड बाय में m g और l, तो m से m कैंसिल, एक l से एक कैंसिल, तो कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2π√L/g। यही फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का। अगर आपने सुना है कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो अगर यानी कि इन ये तो क्या लगे थे, एक रेगुलर बॉडीज लगी थी, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रोड, अगर इसी की जगह एक पॉइंट मास ले ले, क्या ले ले? पॉइंट मास, तो उस केस में तब वो एसएसएम करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g, t इक्वल टू 2π√L/g सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग में भी सुन लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम अगर है तो घड़ी में जो लगा होता है वो क्या होता है? सिंपल पेंडुलम होता है, नीचे पॉइंट मास होता है, तो उसका मोमेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है।
ठीक है, ये किससे डिराइव हो गया है, 2 पाई रूट आई नोट बाय में mgd, जिसमें r की वैल्यू बस 0 पुट करनी है। इस सॉलिड स्फीयर को क्या कर दो, इसका मास क्या कर दो, एक पॉइंट मास बना लो, r खत्म कर दो, पिचका दो इसको, ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट मास। तो हाँ तो वो किसी से ही कर लो, आगे समझ। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट l बाई जी। यही है इस केस में सॉलिड्स, फिर उसका मास क्या कर दिया आपने, एक पॉइंट मास बना दिया, रेडियस बिल्कुल खत्म कर दी, तो टाइम पीरियड क्या जाएगा इसका, 2 पाई रूट l बाय में जी। बट अब मैंने कहा था कि पीछे अगर स्प्रिंग मास सिस्टम लगाओ तो उसमें चाहे उसको एलिवेटर में रखो, चाहे उसको ऐसे वर्टिकली रख दो, चाहे इंक्लाइन प्लेन में, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही था 2 पाई रूट m बाई के। बट यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के केस में ऐसा नहीं होगा, हर एक में ये फॉर्मूला नहीं होगा 2 पाई रूट l बाई जी, इस केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूले पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो और कैसे एलिवेटर में रखा हुआ है या वो सिंपली ऐसे वर्टिकली है। तो इस केस में अगर एलिवेटर में रखा हुआ, ये एलिवेटर में क्या कर रखा आपने, इसमें लटका रखा है, और ये क्या कर रहा है, ए नोड से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आना चाहिए, पहले इस केस में टाइम फॉर्मूला बोलेगा आ जाएगा 2 पाई रूट l बाय में जी की जगह जी इफेक्टिव आएगा, जी की जगह क्या आएगा, जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव निकालना है। अब मान लो कि इसके ऊपर क्या लगेगा, नीचे टेंशन, ऊपर टेंशन लगेगी, नीचे क्या लगेगा, एक mg, एक शूडो फोर्स लगेगा क्योंकि एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अपोजिट में लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा, एक शूडो फोर्स लग जाएगा ma नोड का, चाहे इसको एफबीडी इफेक्ट बना के कर लो या चाहे शूडो फोर्स से कर लो। एलिवेटर अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो शूडो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगता है। तो यानी कि इसमें t की वैल्यू, अगर ये रेस्ट में है, अब ये पेंडुलम ये SHM नहीं कर रहा, यहाँ पे रेस्ट में, तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ma नोड प्लस में mg के इक्वल। तो g इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है टेंशन बाय मास, t बाय m। g इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, t बाय m। तो t की वैल्यू क्या है, ma नोड प्लस में mg डिवाइड बाय में m, तो कितना आ जाएगा, ये a नोड प्लस में g। तो यहाँ पे पुट कर दो ये g इफेक्टिव की वैल्यू, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई रूट l बाय में a नोड प्लस में g। ठीक है, जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला यही है 2 पाई रूट l जी की जगह क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव होता है टेंशन बाय मास। टेंशन इसमें निकाल लो कि रेस्ट में अभी ये SHM नहीं कर रहा, तो इस केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, फिर उसको मास से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास, जी इफेक्टिव आ जाएगा। नेक्स्ट केस करके दिखा दो, समझ में आ गई है। ये करके दिखा दो। हो गया, इसमें कितना आ जाएगा, जी टी की वैल्यू ऊपर टेंशन, नीचे क्या लगेगा mg, और अब सूडो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा ma नोड का, तो t की वैल्यू t प्लस ma नोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg माइनस ma नोड, तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा आपके पास, g माइनस a नोड, m से कैंसिल हो जाएगा हम तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय में g इफेक्टिव की वैल्यू g माइनस a नोड। इस केस में कितना आ जाएगा, कर लो सोल, l बाय g, a नॉट माइनस g लेते तो, a नॉट माइनस g लेते तो है नहीं ना ये नोड माइनस जी, ऐसे कैसे ले लोगे, है वही लिखोगे। अब है ही जब g प्लस का है, a नोड माइनस का, तो वही लिखोगे। अब मान लो एक्सेलेरेशन आपको 5 दे दिया, तो आप ये थोड़ी ना कि 5 माइनस जी करोगे तो आंसर आपका माइनस में नहीं आएगा। इसका क्या आएगा, सिंपल हो, 2 पाई रूट l बाय g। अच्छा इसमें सूडो लगेगी, एक्सेलेरेट नहीं कर रहा, तो सूडो तो इस साइड लगेगी, टेंशन बाय मास होता है, तो टेंशन तो mg के बराबर। तो ये क्या यहीं रहेगा, देखो इसमें ये जैसे ही एक्सेलेरेट करेगा, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट ए नोड लिख दिया, मतलब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गाड़ी ऐसे जाती रही तो पहले ये ऐसे था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये यहीं पे ऐसे जम करेगा जब तक ये ए नोड के एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, तो इस केस में ये ऐसे यहीं पे ऐसे जम करेगी। अब तो इसके ऊपर टेंशन इधर लगेगी, नीचे क्या लगेगा mg, और इधर क्या लग जाएगा ma नोड स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो इधर क्या टेंशन, इधर ma नोड, नीचे क्या लग रहा है mg। अगर ये रेस्ट में मानोगे तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों के नेट रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि t इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma नोड का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट इसके इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे t इक्वल टू m कॉमन ले लो, यह आ जाएगा अंडर रूट a नोड का स्क्वायर प्लस में g का स्क्वायर। तो g इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपके पास, इसी को मास से डिवाइड कर दोगे तो m कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट a नोड का स्क्वायर प्लस में g का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास g इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय में अंडर रूट a नोड का स्क्वायर प्लस में g का स्क्वायर, ये आएगा इसका टाइम पीरियड। आ गया समझ। पूछना कि पहले ये ऐसे था, जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट करना शुरू हुई है क्या हो गया ऐसे, और ये अब यहीं पे परमानेंट यहीं पे ऐसे ऐसे, अगर यहाँ पे यहीं पे रहेगा ऐसे, जब तक हम डिस्टर्ब नहीं करते तब तक ऐसे चम नहीं होती। तो इस केस में आपने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया तो यहीं पे ऐसे 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 चम करेगा। ठीक है, तो इस केस में टाइम पीरियड इतना आ जाएगा। तो टेंशन अगर ये रेस्ट में रही यहाँ पे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि टी इक्वल टू ये आ जाएगी आपके पास, तो एम से डिवाइड कर दो तो जी इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट ए नोड का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई रूट एम बाई में जी इफेक्टिव वैल्यू ये पुट कर दो। m कैसे एल नहीं, एल बाय ये नहीं आएगा जी इफेक्टिव, फॉर्मूला l by जो होता आपने है। आंसर लिखा है। Sorry. एल किसी को कोई डाउट इसमें? ये और कर दो। इसमें भी शुरू होने का शुडो तब लगता है जब जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो और ऑब्जेक्ट उस पर रखा हो। ये ई नीचे की तरफ क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है क्यू का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा यहाँ पे। गॉड आपके साथ ही है, थोड़ा पढ़ लो। मेडिकल लेके बताओ, गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या लग जाए, नीचे mg लगेगा, एक क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE का, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर प्लस का चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE का। तो G इफेक्ट T टेंशन, और ऊपर क्या लगेगी टेंशन, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी mg प्लस में QE। तो G इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा, mg प्लस में QE डिवाइड बाय में m, ये आएगा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई रूट L बाय में G इफेक्टिव की वैल्यू mg प्लस में QE डिवाइड बाय में m। ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये mg माइनस QE आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या लगेगा इसमें mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, और ऊपर ही क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE का। तो T प्लस QE इक्वल टू क्या आ जाएगा mg के, तो T की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस में QE। तो G इफेक्टिव कितना आ जाएगा आपके पास, mg माइनस में QE डिवाइड बाय में m। तो इसको पुट कर दो, T इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय में G इफेक्टिव की वैल्यू mg माइनस QE डिवाइड बाय में, सॉरी L डिवाइड बाय में। किसी को कोई डाउट? क्या इधर रखा होता है? L ये MX L बाय में mg माइनस QE डिवाइड बाय m। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम देखो ये बेसिक इक्वेशन है किसकी, एसएचएम की, a इक्वल टू एक्स इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये आ जाता है कि अगर अब इस केस में अगर एसएचएम कर रहा है लीनियर एसएचएम, ये इक्वेशन किसकी है, जब पार्टिकल क्या कर रहा है स्प्रिंग मास सिस्टम लीनियर एसएचएम, तो उस केस में ओमेगा तो आता ही नहीं,
तो यहाँ पे ये ओमेगा क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्योंकि ओमेगा तो तब आता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो। ओमेगा तो तभी आता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो। तो ये ओमेगा है क्या, यहाँ पे इक्वेशन तो याद होती है x = a sin ओमेगा t। अगर पूछ लिया जाए ये ओमेगा है क्या, तो उस केस में किसको पता है ये ओमेगा है क्या। यहाँ पे इक्वेशन है x = a sin ओमेगा t। अगर एक सिंपल एसएचएम हो रही है तो उसकी एसएचएम की x t रिलेशन है, x और t में रिलेशन है। अगर एक बार टी यानी कि पीछे आपको दिखाया था एसएचएम कर रहा था ऐसे, तो एसएचएम कर रहा है तो उसकी इक्वेशन होती है x = a sin ओमेगा t। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, तो यही समझना है कि इस केस में ओमेगा है क्या, एक्चुअल में मीनिंग है क्या ओमेगा, और ये इक्वेशन आई कहाँ से। ये कहा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो उसकी शेडो जो है वो परफेक्ट एसएचएम करती है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, और उसके हर साइकिल का हर एक पाथ कंप्लीट, हर सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का टाइम पीरियड भी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड भी क्या है उसकी कांस्टेंट है, तो उसकी जो शेडो होगी वो क्या करती है, एक परफेक्ट एसएचएम करती है। मान लो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इसकी जो शेडो होगी वो परफेक्ट एसएचएम करेगी। परफेक्ट एसएचएम का मतलब कि मीन से राइट तक जाते इसमें उसकी स्पीड। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूमेगी तो शेडो की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। बट उस केस में ऐसा नहीं होता, शेडो की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होती वो समझना है। दूसरी बात ये ओमेगा क्या है, और अगर कोई सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी घूम रही है तो उसकी शेडो कैसे परफेक्ट एसएचएम करती है, ये कल पढ़ेंगे। आप सोच के आ जाना कि कैसे क्या एसएचएम करती है और ओमेगा क्या है।